रात को बारिश हुई थी। ये छोटा सा देहाती स्टेशन था। टिकट मेरी जेब में था। बारिश में भीगा हुआ प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। सिर्फ रेलवे का एक आदमी हाथ में सब्ज और सुर्ख झंडियां लपेटे खड़ा था। घनश्याम ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, दोस्त अब मैं जाता हूँ। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब खुदा करे कि तुम भी अपना फर्ज पूरा कर सको। खुदा हाफिज। ये कहकर वो मुझसे रुखसत हो गया। इस दौरान दूर से रेलगाड़ी नजर आने लगी थी। स्टेशन के छोटे से कमरे में से एक कुली ट्रॉली में कुछ थैले लादे बाहर निकल आया और पहले से खड़े रेलवे अफसर के पास आकर रुक गया। ये थैले उस ट्रेन में लादे जाने वाले थे। मैं उन लोगों से कुछ फासले पर खड़ा था। ट्रेन आकर रुक गई। मैं थर्ड क्लास के एक डिब्बे में सवार हो गया। कोई 2 मिनट बाद इंजन ने सीटी बजा दी। गार्ड ने भी सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। उस ट्रेन ने मुझे अगले रोज रात के 2 बजे दिल्ली पहुंचा दिया, जहां से मुझे दूसरी गाड़ी पकड़कर पंजाब और वहां से जम्मू की तरफ रवाना होना था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा कमांडो मिशन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियों की सुराग रसानी करना और उसकी पूरी रिपोर्ट्स श्रीनगर कमांडो शेरवान को पहुंचाना था, ताकि दुश्मन की तैयारियों से पूरी तरह बाखबर रहा जाए। ये तमाम रिपोर्टें हासिल करने का अब मेरे पास कोई जरिया नहीं था। अगर मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर शरद दीवान के साथ होता तो ये सारी सीक्रेट रिपोर्टें मुझे आसानी से मिल जाती, मगर यह जरिया मुझसे छिन गया था। मैंने पतलून की जेब में हाथ डालकर देखा। बॉल पॉइंट पेंसिल वाला मोहलक हथियार मेरे पास था। उस वक्त यही एक काम की चीज मेरे पास थी। मेरा हुलिया काफी बदला हुआ था। दाढ़ी बढ़ाई थी, यानी मेरी ठोड़ी से 2 इंच नीचे तक आ गई थी। इस तरह मूछें भी बढ़ चुकी थीं। गर्दन पर भी बाल बड़े हुए थे। उस जमाने में अमेरिका और यूरोप से हिप्पी लोग आया करते थे। उनके बाल बड़े हुए होते थे। मैं भी बिल्कुल एक हिप्पी लगता था। किसी न किसी तरह मैं श्रीनगर कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह में पहुंच गया। मैंने कमांडो शेरवान को अपनी गुज़श्ता कमांडो सरगर्मियों के बारे में सब कुछ तफसील से बताया। वहां मुझे कमांडो औरंगजेब न मिला। शेरवान ने बताया कि भारत ने अपनी एक डिवीजन फौज आजाद कश्मीर की सरहद पर डिप्लॉय कर दी है। तुम्हारी जो रिपोर्टें हमें मिली हैं वो सही साबित हो रही हैं। भारत पाकिस्तान के अलावा आजाद कश्मीर पर भी हमला करने वाला है। कमांडो औरंगजेब इसी महाज पर दूसरे कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ गया हुआ है। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, अब मेजर शरद दीवान का जरिया मुझसे छिन गया है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि भारत आजाद कश्मीर और पाकिस्तान पर किस तारीख को और कितनी ताकत के साथ हमले करने वाला है। क्या राजधानी दिल्ली या किसी दूसरे शहर में अपना कोई ऐसा आदमी है जो ये सीक्रेट रिपोर्ट हासिल करने में मेरी मदद कर सके? कमांडो शेरवान कुछ सोचकर बोला, हाँ, अपना एक आदमी है, मगर वो तुम्हें राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि किसी और शहर में मिलेगा। मैं उस शहर का नाम अमृतसर रख लेता हूँ और अपने कश्मीरी मुजाहिद का नाम जहांगीर। शेरवान ने रात के वक्त खुफिया ट्रांसमीटर पर अपने कश्मीरी मुजाहिद जासूस जहांगीर से कोड अल्फाज में बात करके मेरे बारे में बताया और कहा कि जो खुफिया फौजी मालूमात हमें दरकार हैं वो हर हालत में मुहैया की जाए। ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद शेरवान ने कहा, अब तुम्हें जहांगीर के पास अमृतसर जाना होगा। अपने कश्मीरी मुजाहिद ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली सड़क पर एक लारी अड्डे के पास स्टेशनरी और पुरानी किताबों की दुकान खोल रखी थी। मैं सिर्फ एक दिन कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह में रहा, जहां मुझे ये भी मालूम हुआ कि मकबूजा कश्मीर में भी भारत ने अपनी फौजों में इजाफा कर दिया है। आजाद कश्मीर की सरहद पर भी भारतीय फौजों का इज्तिमा देखा गया था। मैंने शेरवान की कमीनगाह में ही नहा धोकर कपड़े बदले। ये अगस्त के महीने का वक्त था। कश्मीर में बारिशें हो रही थी। शेरवान ने मुझे हिदायत करते हुए कहा, बॉल पॉइंट पेंसिल पिस्तौल की खास हिफाजत करना। इसे अपनी जेबों में हरगिज न रखना, बल्कि बूट में जुराबों के अंदर छुपा कर रखना। उसने मुझे कुछ भारतीय करेंसी भी दी। मेरे सर और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। वो देखकर बोला, तुम्हारा ये हुलिया ठीक है, बाल मत कटवाना। इस हुलिया में तुम्हें इतनी जल्दी नहीं पहचाना जा सकता। बाकी तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हें हर हालत में दुश्मन की नजरों से मोहतात होकर रहना है। जब रात जरा गहरी हुई तो मैं खुफिया कमीनगाह से निकलकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गया। मैं अमृतसर पहुंच गया जिस वक्त शाम हो रही थी। अपना कश्मीरी मुजाहिद जहांगीर दुकान पर मौजूद था। मेरी इत्तला उसे मिल चुकी थी। शेरवान ने उसे मेरा हुलिया भी बता दिया था। इसके बावजूद हमने आपस में चंद एक खुफिया जुमलों का तबादला किया। जब हम दोनों को यकीन हो गया कि हम वही आदमी हैं जिनको एक दूसरे से मिलना था, तो जहांगीर ने अलमारी में से किताबें निकाल कर मुझे दिखानी शुरू कर दी। उस वक्त दुकान में सिर्फ एक हिंदू या सिख औरत ही मौजूद थी, जो अपनी बच्ची को कॉपियां दिखा रही थी। जब तक वो औरत दुकान में मौजूद रही, मैं एक गाहक बनकर किताबों को देखता रहा। जब वो चली गई तो जहांगीर ने आहिस्ता से कहा, इसी सड़क पर कुछ दूर आगे जगत सिनेमा है, फिल्म का शो शुरू होने वाला है, गैलरी की टिकट लेकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। मैं ये सुनकर खामोशी से दुकान से निकल गया। सड़क पर दोनों जानिब खंभों पर बत्तियां रोशन थीं। दुकानें खुली थीं, जहां 2 रोज पहले बारिश हुई होगी। सड़क के किनारे कीचड़ था। कहीं तांगे खड़े थे। साइकिल रिक्शा वाले भी आ जा रहे थे। ज्यादातर दुकानें सिखों की थीं। एक गुरुद्वारा भी था जिसके बाहर एक सिख फूलों की छावड़ी लगाए बैठा था। गुरुद्वारे के अंदर से शब्द कीर्तन की आवाज आ रही थी। फजा में हब्स था। सड़क की दूसरी तरफ जगत सिनेमा हाउस की इमारत थी। शो शुरू होने वाला था। एक जगह अंग्रेजी और गुरमुखी में गैलरी लिखा था। ये टिकट वाली खिड़की थी। मैं भी सिखों हिंदुओं की कतार में
में खड़ा हो गया, टिकट लिया और ऊपर गैलरी में आकर दरवाजे से जरा हटकर एक जगह बैठ गया। हॉल में रोशनी हो रही थी, काफी लोग बैठे हुए थे। मैं दीवार के पास बैठा था। मेरे ऊपर वो चौकोर सुराख था जिसमें से फिल्म की रोशनी ने स्क्रीन पर पड़ना था। थोड़ी देर बाद घंटी बजी, हॉल की बत्तियां बुझ गईं और फिल्म शुरू हो गई। मेरी तवज्जो फिल्म की तरफ बिल्कुल नहीं थी। मैं गैलरी के दरवाजे की तरफ देख रहा था। एक आध बार स्क्रीन पर निगाह डाली तो मालूम हुआ कि हिंदी की फिल्म है और इसमें हेमा मालिनी भी है। मैं खास तौर पर ऐसी जगह बैठा था जहां मेरे आसपास कोई नहीं था। फिल्म शुरू हुए आधा घंटा गुजर गया। तब गैलरी का पर्दा एक तरफ हटा और फिल्म की हल्की हल्की सफेद रोशनी में मैंने अपने कश्मीरी मुजाहिद जहांगीर को दाखिल होते देखा। वो दीवार के साथ खड़ा हो गया और गैलरी का जायजा लेने लगा। फिर उसने मुझे दीवार के पास बैठा देख लिया और मेरे पास आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि अमृतसर में दाखिल होते वक्त तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस वाला नहीं था? हमारी निगाहें पर्दा स्क्रीन पर थीं। मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है। जहांगीर ने आगे से कोई जवाब न दिया। फिर उसने कहा कि मैंने अपने खुफिया जरियों से एक दिन पहले वो मालूमात हासिल कर ली थी जिनके बारे में कमांडो शेरवान ने मुझसे बात की थी। मैं ये तमाम खुफिया फौजी मालूमात लेकर खुद शेरवान के पास जाने वाला था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैंने आहिस्ता से कहा, वो मालूमात क्या है? जहांगीर ने धीमी आवाज में कहा, भारत ने आजाद कश्मीर और पाकिस्तान पर हमला करने का पूरा प्लान बना लिया है। सबसे पहले आजाद कश्मीर पर हमला किया जाएगा। भारत के नापाक अज़ाइम ये हैं कि जबरदस्त फौजी साजो सामान और ज्यादा नफरी के जरिए आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाए। उसके फौरन बाद पाकिस्तान पर वाहगा और बरकी की जानिब से बैक वक्त जलगार कर दी जाए और लाहौर कब्जे में ले लिया जाए। मैंने जहांगीर से पूछा, हमले की तारीख और वक्त कौन सा मुकर्रर हुआ है? वो बोला, ये सीक्रेट हमारे आदमियों को मालूम नहीं हो सका। भारतीय फौजी हाई कमांड ने हमले की तारीख और वक्त को बेहद खुफिया रखा हुआ है। इसके मुताल्लिक जहां तक मेरी इत्तलात का ताल्लुक है, सिवाय 2-1 भारतीय जर्नैलों के और किसी को कुछ मालूम नहीं। इस वक्त वाघा अट्टारी सेक्टर में भारत की एक डिवीजन 15 इन्फेंट्री पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ मौजूद है। एक डिवीजन फौज बमार टैंक रेजिमेंट अमृतसर से जरा पीछे पहुंच चुकी है। उनकी मदद और कुमक के लिए पीछे एक माउंटेन डिवीजन नंबर 23 3 टैंक रेजिमेंट के साथ अमृतसर के आसपास रिजर्व में बाबरकाब है। इन डिवीजनों के साथ तोपखाना भी है। एक आदमी हमसे आगे 3 कतारें छोड़कर कुर्सियों के दरमियान से गुजर रहा था। जहांगीर चुप हो गया। जब वो आदमी चला गया तो जहांगीर कहने लगा, दुश्मन 3 गुना ज्यादा ताकत और नफरी से पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज ही नहीं, आलम इस्लाम का कला भी है। इसे हर हालत में कायम उदायम रहना चाहिए। मैंने कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं जहांगीर, पाकिस्तान कायम उदायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह हमेशा सलामत रहेगा। हमारी पाक फौज के शेर दिल जवान और अफसर सीसा पलाई दीवार बनकर दुश्मन का सर तोड़ देंगे। यकीनी तौर पर ये फौजी रिपोर्टें उन तक भी पहुंच गई होंगी और पाकिस्तान की डिफेंस लाइन पर एक एक जवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए सीना सिपर होकर अलर्ट हो चुका होगा। ये कुफ्र इस्लाम का मार्का है और इंशाअल्लाह फतह इस्लाम की होगी, इंशाअल्लाह। जहांगीर ने मेरी तायद की। मैंने जहांगीर से कहा, अमृतसर में भारत जो एक डिवीजन फौज टैंक रेजिमेंट के साथ लाया है वो यहाँ किस जगह मुकीम है? क्या ये मालूम हो सकता है? जहांगीर कहने लगा, ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। एक डिवीजन फौज बहुत बड़ी फौज होती है। उस फौज ने अमृतसर से जरा पीछे रेलवे लाइन के पास एक मैदान में आरजी छावनी डाल रखी है, मगर उस तरफ जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मैंने कहा, इस वक्त एक मुहिब वतन कमांडो की हैसियत से मेरा फर्ज है कि दुश्मन की फौजी ताकत को जितना नुकसान पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊं। मैं दुश्मन के उस फौजी मरकज में शबखून मारकर उसकी टैंक फोर्स को तबाह करना चाहता हूं। जहांगीर बोला, मैं तुम्हें उस जगह का पूरा नक्शा समझा दूंगा जहां इस वक्त भारत ने अपना इन्फेंट्री डिवीजन टैंक रेजिमेंट के साथ रखा हुआ है। फिल्म अभी खत्म नहीं हुई थी कि जहांगीर मुझे सिनेमा हॉल से निकालकर अंधेरे गैर आबाद इलाके में से गुजार कर अपने मकान में ले गया। यह आबादी के कोने पर एक कोठरी, एक छोटे से सहन वाला मकान था जहां जहांगीर जम्मू के एक आम मेहनत कश मुसलमान दुकानदार की हैसियत से अरसा 8 साल से मुकीम था। उसने मुझे भारतीय फौजी कैंप का पूरा महल वकू समझा दिया। मैं दूसरे दिन जहांगीर के घर में ही छुप कर कमांडो एक्शन की मनसूबाबंदी करता रहा। इस दौरान जहांगीर ने यह भी मालूम कर लिया था कि भारतीय फौजी डिवीजन के इस आरजी कैंप में टैंक रेजिमेंट के टैंक किस तरह कैमोफ्लेज करके रखे गए हैं। नक्शे की मदद से उसने मुझे सारी लोकेशन और जगह समझा दी। बॉल पॉइंट पिस्तौल तो पहले ही मेरे पास था। जहांगीर की मदद से मैंने चॉकलेट की 6 टिक्कियों की शक्ल में इंतहाई ताकतवर और जबरदस्त धमाका खेज टाइम बम भी तैयार कर लिए। ये बम हैंड ग्रेनेड की तरह थे, मगर चौकोर टिक्कियों की तरह। इनमें एक कील दबाई गई थी। इस कील को खींचकर टारगेट पर फेंकना था। ये 6 के 6 बम टैंकों के जमघट्टे में मुझे 10-15 गज के फासले से फेंकने थे। अगर मैं जबरदस्त सिक्योरिटी में से निकलकर किसी तरह उस जगह पहुंच जाता जहां भारतीय टैंक रेजिमेंट के टैंक कैमोफ्लेज किए हुए हैं
तो उनको तबाह करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सबसे मुश्किल मरहला इन टैंकों के करीब पहुंचना था, जिसके बारे में मुझे मालूम था कि वहां इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होगी कि कोई परिंदा भी उधर से नहीं गुजर सकता। लेकिन मुझे बहरहाल ये टारगेट मारना था, खां इसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना क्यों न पेश करना पड़ता। दोपहर के वक्त जहांगीर मुझे टारगेट दिखाने के लिए ले गया। हम एक खास स्कीम पर अमल करते हुए टारगेट तक पहुंचे। रेलवे लाइन से कोई 600-700 गज के फासले पर एक जगह खेतों में बहुत बड़ा फौजी कैंप लगा था। हम रेलवे लाइन के उस तरफ धरेक के एक दरख्त के ऊपर चढ़ गए। कैंप के इर्द गिर्द कांटेदार तार के गुच्छे फैला दिए गए थे। क्योंकि ये आर्जी कैंप था, इसलिए वहां खारदार तारों वाली दीवार बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। टैंक छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में खारदार तारों से काफी पीछे हटाकर दरख्तों के नीचे खड़े किए गए थे। जहांगीर कहने लगा, तुम्हें तार काटने के लिए प्लास साथ ले जाना होगा, इसका इंतजाम हो जाएगा। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया और ये भी दरख्त पर ओपी करते हुए तय कर लिया कि मुझे जुनूब की जानिब खेतों में से रेंग कर खारदार तारों तक पहुंचना होगा। उस वक्त सूरज ढलने लगा था। हम दरख्त से उतरकर अलग अलग हो गए और अलग अलग रास्तों से घर पहुंचे। उस रात मुझे अपने मिशन पर रवाना होना था। मैंने जहांगीर को बता दिया था कि अगर मैं टारगेट मारने में कामयाब हो गया तो वापस उसके पास नहीं आऊंगा, बल्कि उधर से ही किसी दूसरे शहर निकल जाने की कोशिश करूंगा। अगर खुदा न खास्ता पकड़ा गया तो मेरी जबान पर जहांगीर का नाम नहीं आएगा। मैंने अपना कमांडो मिशन के लिए रात के 2 बजे का वक्त चुना। यह वक्त ऐसा होता है कि गार्ड ड्यूटी पर खड़े सिपाहियों पर नींद का गलबा शुरू हो जाता है। उस वक्त उनसे थोड़ी बहुत गफलत की तवक्को की जा सकती है। वैसे किसी भी मुल्क का फौजी क्यों ना हो, उसकी ट्रेनिंग इस तरह हुई होती है कि वो अपनी ड्यूटी पर कभी गाफिल नहीं होता। जहांगीर ने एक छोटे साइज का मगर बड़ा मजबूत प्लास्ट लाकर मुझे दे दिया। मैंने 2-3 लोहे के तार काटकर उसका तजुर्बा भी कर लिया। जब रात के ठीक 2 बजे तो मैंने जहांगीर से हाथ मिलाते हुए कहा, दोस्त अल्लाह के हवाले, जिंदा रहा तो किसी न किसी जगह फिर मुलाकात होगी, मर गया तो मेरा कहा सुना माफ। मैं रात की खामोशी और तारीकी में जहांगीर के घर से निकलकर अमृतसर की उस आबादी की तरफ चल पड़ा जिसका नाम पहले शरीफपुरा हुआ करता था, लेकिन हिंदुस्तान आजाद होने के बाद वहां हिंदू सिख शरणार्थी आ गए थे और उन्होंने इसका नाम सिंहपुरा रख दिया था। रास्ते का मुझे पता था। रात के वक्त बड़ी सड़क पर चलने की बजाय मैं एक जगह खेतों में से होता हुआ रेलवे लाइन पर आ गया। ये रेलवे लाइन अमृतसर से जालंधर अंबाले दिल्ली की तरफ जाती थी। रात तारीख थी। रेलवे स्टेशन की रोशनियां मेरे पीछे रह गई थी। बड़ी सड़क पर जो जीटी रोड थी, वाहगा बॉर्डर की तरफ जाते मुझे 2-3 फौजी ट्रक मिले थे, मगर रेलवे लाइन पर किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं थी। आसपास कोई इंसान नहीं था। खेतों पर अंधेरा और रात की खामोशी छाई हुई थी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी और इत्मीनान था। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलता गया। रास्ते में सिग्नल के खंभों के नीचे से भी गुजरा जिनकी सुर्ख बत्तियां रोशन थीं। 2 रेलवे फाटक उबूर किए। रास्ते में मुझे कोई चौकीदार या पुलिस का आदमी न मिला। आखिर मैं उस मकाम के करीब आ गया जहां रेलवे लाइन की एक जानिब कुछ फासले पर पाकिस्तान पर हमला करने वाली भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन पड़ाव डाले हुए थी। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, ये बहुत बड़ा आरजी फौजी कैंप था जहाँ इतनी ज्यादा नहीं लेकिन काफी रोशनी थी। खासतौर पर कैंप के इर्द गिर्द जो कांटेदार तार लगी थी, वहाँ थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लकड़ी के खंभों पर बल्ब रोशन थे। मैं कैंप के पहलू से होता हुआ रेलवे लाइन पर आगे निकल गया। काफी दूर आगे जाकर मैं रेलवे लाइन से उतर आया। अब मैं खेतों में घुस गया जहां से मुझे फौजी कैंप की खारदार तारों के पास जाना था। इस रास्ते का तयन मैं दिन के वक्त कर चुका था। मैं कोई अनाड़ी आदमी नहीं था, एक तरबियत याफ्ता कमांडो था। इससे पहले कमांडो एक्शन करके ऐसे कई टारगेट उड़ा चुका था। खेत में फसल ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैं झुककर चल रहा था। टारगेट के करीब पहुंचकर मैं बैठ गया। मैं ऐसी जगह पर आया था जो रोशनी के 2 खंभों के दरमियान थी, लेकिन जहां ज्यादा अंधेरा नहीं था। तारों के गुच्छे साफ नजर आ रहे थे और अगर किसी गश्ती पार्टी के सिपाही उधर आ गए तो मैं उन्हें दिखाई दे सकता था। ये सारी बातें मेरे जहन में थीं। तार काटने वाला प्लास मेरे हाथ में था। खारदार बाढ़ से कुछ फासले पर मुझे दरख्तों के नीचे 6-7 टैंक भी कैमोफ्लेज की हालत में नजर आ रहे थे। मेरा और मेरे टारगेट यानी भारतीय टैंकों का फासला मेरे हिसाब से ज्यादा था और इस बात का काफी इम्कान था कि अगर मैंने कील खींच कर बारी बारी इन पर चॉकलेट साइज के ग्रेनेड फेंक दिए तो वो रास्ते में ही फट जाएंगे। चुनाचे मुझे तार काट कर कम से कम 15-20 कदम अंदर कैंप के अहाते में जाना था। मैं कैंप की मींड के पास फसल में छुप कर बैठा रहा। मैं इस इंतजार में था कि अगर कोई फौजी पेट्रोल पार्टी या कोई गश्त करता फौजी सिपाही वहां पर तैनात हो तो वो गुजर जाए। जब मुझे वहां बैठे 6-7 मिनट गुजर गए और कोई फौजी गश्त लगाता वहां न आया तो मैंने खारदार बाढ़ की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। प्लास मेरे सीधे हाथ में था। आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंगता मैं खारदार तारों के गुच्छे के पास पहुंच गया। अब मुझे देर नहीं करनी थी। मैं लेटे लेटे तार काटने लगा। मैं तीसरा तार काट रहा था कि अचानक मुझे राइफल का सेफ्टी कैच आगे करने की आवाज आई। मैंने गर्दन उठाकर देखा। एक सिख फौजी राइफल की नाली का रुख मेरे सर की तरफ किए फायर करने की पोजीशन में खड़ा था। उसने मुझे जोर से ठुंडा मारकर कहा, हाथ ऊपर उठा लो। खुदा जाने ये सिख फौजी कब वहां पहुंच गया था। मुझे उसकी आहट तक नहीं आई थी। मैंने प्लास फेंक कर हाथ ऊपर उठा लिए।
सिख फौजी की राइफल का रुख मेरी तरफ था। मैं फौजी कैंप की खारदार बाड़ के आगे जमीन पर पेट के बल लेटा था और मैंने हाथ खड़े कर दिए थे। जिस प्लास से मैंने खारदार बाड़ की तार काटी थी वो प्लास मेरे पास ही जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरी पतलून की जेब में 6 इंतहाई ताकतवर धमाका खेज ग्रेनेड थे। बाड़ की 2 तार मैं काट चुका था। मेरे पास कोई उज़्र बहाना नहीं था। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था कि मुझे जमीन से उठने की भी मोहलत नहीं मिली थी। ये सिख फौजी खुदा जाने कहां से अचानक मेरे सर पर आन मौजूद हुआ था। उसने एक और ठुड्डा मेरी पसलियों में मारा और पंजाबी में गाली देकर कहा कि खड़ा हो जा। मैं राइफल के सेफ्टी कैच आगे करने की आवाज सुन चुका था। अब सिर्फ ट्रिगर पर उंगली के हल्के से दबाव की जरूरत थी कि राइफल में से गोली ने फायर होकर मेरे सर के परख के उड़ा देनी थी।